निरपेक्ष के ऑडियो पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं को निखिल जी खमा गनीसा। गुलजार लिखते हैं कि हर जगह इत्र नहीं महका करते। कहते हैं कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। आज के पॉडकास्ट में पत्रकारिता की वो शख्सियत जो न सिर्फ 360 डिग्री पर सोचती हैं, बल्कि जमीन पर भी उसी संजीदगी से रिपोर्ट करती हैं। थिंक 360 के फाउंडर एंड एडिटर प्रदीप बिदावत इस वक्त ऑडियो लाइन्स पर मेरे साथ हैं। बेहद स्वागत प्रदीप जी आपका। नमस्कार निखिल जी, मैं कोई इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूँ सर। जी प्रदीप जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो दो बरबस मुझे लाइनें मेरे जहन में आई हैं, दो पंक्तियां अगर मैं उनको कह देता हूं कि वो कहता है कि परख से परे है ये शख्सियत मेरी, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। स्वागत प्रदीप जी आपका। जी जी, धन्यवाद निखिल जी। प्रदीप जी, स्टूडियो से बाहर हमारी थोड़ी जो चर्चा हुई, उस चर्चा में मुझे सबसे बड़ी वो चीज लगी जिसमें आपने एक बीड़ी का मुझे एक उदाहरण दिया, एक हवाला दिया। मैं चाहता हूँ मेरे श्रोताओं से आपसे लंबी ये पॉडकास्ट करूं उससे पहले वो बीड़ी का जो आपने हवाला दिया वो किस्सा सुनाइए जरा। जी, किस्सा नहीं, ये एक्चुअल में हकीकत है निखिल जी कि अब जो है वो इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों होने लगा है लोगों का जी, या संस्थाओं का या एजेंसीज का जी, क्योंकि पत्रकारों को भी अब एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि पत्रकार यहाँ बैठेंगे जी, तो लास्ट लाइन में खड़े हुए व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आजकल जब बड़ी सभाएं होती है, बड़े नेताओं की सभाएं होती है तो जेब में जो भी सामान है वो बाहर रखवा लेते हैं। जी, आप काले रंग का कपड़ा नहीं पहन सकते, काली बनियान भी है तो खुलवा लेते हैं जी, और बीड़ी का बंडल नहीं ले जाने देते अंदर। जी, जैसे अब जो व्यक्ति 3-4 घंटे अंदर बैठेंगे, बुजुर्ग जैसे लाए जाते हैं सभाओं में, तो वो बड़े अपशब्द निकालते हुए निकलते हैं क्योंकि 3-4 घंटे में उनकी ऊर्जा पूरी चुक जाती है। जी, और बीड़ी मिलती नहीं है। हाँ, और खास करके इसका नुकसान जो सत्ता में होता है उनको ज्यादा होता है जी, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी अपने दम पे अरेंज करते हैं जी, और जब आप सत्ता में होते हैं तो पुलिस प्रशासन पूरा मैनेज करता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन रिकॉर्ड भी। जी, जी, तो वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है या कोई और स्टार प्रचारक है, उनकी सभा में जो भी आते हैं उनसे बीड़ी के बंडल बाहर रखवा लेते हैं। जी, गुटखा है, जो लोग जिससे अपना टाइम पास करते हैं या दिन भर की ऊर्जा जो बनाए रखते हैं, हालांकि हम बीड़ी पीने या गुटखा खाने का समर्थन नहीं करते जी, लेकिन ये हकीकत है कि वो लोग फिर आपके वोट कटुआ बन जाते हैं कि बड़ा परेशान हो गए। जी। वो किस्सा यूं हुआ था कि आप बता रहे थे कि किस तरह से वो सुबह उस सभा में जाने के लिए गांव से निकलता है और वो सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। व्यक्ति जो सुबह निकलता है कि गांव से निकला सुबह 8 बजे अपने घर का कलेवा करके जी, और वो सभा में जाता है किसी भी एक्स पार्टी की गाड़ी में बैठ के जो अरेंज की गई है जी, और जब बड़े नेता आते हैं, मान लीजिए वो मोदी जी को सुनते हैं या राहुल गांधी को सुनते हैं, बड़े नेता आते हैं तो उनसे पहले उन्हें पहले स्तर के नेता को सुनना पड़ता है। जब भाषण चालू होता है माइक टेस्टिंग के लिए कुछ लोगों को बुलवाया जाता है। जी, जी, उसके बाद जब भीड़ आने लगती है तो बैठे रहने के लिए कुछ और अतिरिक्त ऊर्जा वाले नेता बोलते हैं, वो तालियां बजवा लेते हैं। अब उसके बीड़ी का बंडल तो बाहर रखवा लिया बेचारे के जी तो उसकी ऊर्जा चुक जाती है। जब तक मुख्य नेता आते हैं तब तक उसे 3-4 घंटे उस सभा में बैठे हो जाते हैं जी। फिर वो जो है वो बेचारा जो है, जब मुख्य नेताजी आते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, जो भी आए जी, तो वो अपनी फिर जयकारे तालियां और वो उसे बजानी है जी, और जब सभा खत्म होती है तो वो एनर्जी लेस हो चुका होता है जी, और फिर वो उस गाड़ी को ढूंढता है जिसपे वो बैठ के आया जी, और फिर दूसरों के साधन पे आए हुए लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है निखिल जी, तो जो व्यक्ति सुबह ऊर्जा से भरा हुआ था जी, वो फिर तमाम तरह की रासायनिक क्रियाओं के लिए दुकानें ढूंढता है, तो वो लिक्विड रासायनिक क्रियाएं भी और जी, धूम्रपान वाली भी। जी, जी, तो शाम को जब वो पी पुआ के घर जाता है तो वो पार्टी की विचारधारा, जिस पार्टी की रैली में वो गया था, वो घर पे डिलीवर करने लायक ही नहीं रहता। जी, और घर वाले तब तक ऐसे नेता की रील देख चुके होते हैं जो ज्यादा लोकप्रिय जनता में, मसलन रविंद्र सिंह भाटी की बात करें अपन, बाड़मेर जैसलमेर के लिहाज जी। मैं इस लोकसभा सीट पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था लेकिन आपने शुरू कर दिया तो चलिए बताएं आप। जी जी, तो यही है कि वो व्यक्ति जो सभा में इसलिए आया था या उसे सभा में इसलिए बुलाया गया था
कि एक बड़े नेता को सुने और उस विचारधारा को अपने परिवार में, अपने समाज में या अपने से जुड़े लोगों में प्रसारित करे। लेकिन उसकी जो दिनचर्या है या उसका जो प्रोसेस रहा है टोटल आम आदमी का, जो कार्यकर्ता या दुपट्टा पहनने वाला नहीं है, जो वोटर है वो प्रभाव में आके सभा में आ गया, अब उसने एक तो बीड़ी का बंडल गंवा दिया, दूसरी बहुत सारी ऊर्जा खप गई, उसका दिन पूरा गया और शाम को जब वो घर जाता है तो वो ना तो बताने की स्थिति में होता है और ना घर वाले सुनने के मूड में होते हैं। जी यह बड़ा है। तो बाड़मेर में ये कारण बड़ा रहेगा कि अगर मान लीजिए रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत जाते हैं। इस पे और चर्चा करते हैं, जैसा कि आपने बड़ा ही अच्छा और एक बहुत ही एक बड़ा माइक्रो लेवल पर ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है। श्रोता भी ध्यान दें कि सिर्फ इस बीड़ी के बंडल को, उसकी रासायनिक ऊर्जा को और उसको ना समझें। प्रदीप बिदावत जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए कि वो व्यक्ति जो सुबह घर से निकला है, शाम को जब वो घर पहुंचा है, वो घर वालों को कुछ बताए उससे पहले घर वाले वो 50 रील देख चुका है। रविंद्र सिंह भाटी का नाम इसलिए लिया प्रदीप बिदावत ने, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बाड़मेर का जो पूरा चुनाव है उसको सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे, मुख्य धारा की मीडिया पर जिसने हॉट सीट बनाया उसकी वजह रविंद्र सिंह भाटी थे। क्या प्रदीप जी बांसवाड़ा में भी है निखिल जी? प्रदीप जी, बाड़मेर से शुरू करते हैं कि बाड़मेर में आपकी जो पूरी रिपोर्टिंग रही आपकी टीम की, एक संक्षिप्त में ये बताइए कि बाड़मेर का चुनाव अगर ये त्रिकोण माना जाए, हॉट सीट माना जाए या एक नई तरह की परिभाषा को गढ़ने वाला चुनाव माना जाए। निखिल जी, बाड़मेर में तीनों ही चीजें हैं जी, क्योंकि अब से पहले जो चुनाव हुए थे जी, तब बाड़मेर इतना प्रोस्पिरियस नहीं था जी, मसलन कि 19 के चुनाव से पहले या उस वक्त तक बाड़मेर इतनी इनकम जनरेट नहीं कर रहा था। जी, दुनिया के 133 देश क्षेत्रफल में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से छोटे हैं। जी, और यहाँ की जो रेवेन्यू है, टोटल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मुझे लगता है श्रीलंका जो कि क्षेत्रफल में भी छोटा है और उसके रेवेन्यू भी बाड़मेर से कम है अगर उसका बजट देखें तो। जी, पड़ोसी देश भूटान, नेपाल जैसे कई सारे देश हैं जो बाड़मेर से छोटे पड़ते हैं। तो यहाँ का सांसद कितना इन्फ्लुएंसिव है जी, और बड़ी कंपनियां, आप ये देखिए कि जयपुर में जो विदेशी कंपनियों के बैंक नहीं हैं वो बाड़मेर में मिल जाएंगे आपको। जी, जी। तो बाड़मेर का चुनाव इसलिए प्रॉस्पिरियस हो गया कि यह एक वो कंपनीज के बीच में इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति, जो कंपनियां CSR लाती हैं, जो कंपनियां वहां रोजगार दे रही हैं जी। तो अब सब लोगों ने, जैसे राहुल गांधी का ये रहा कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे जी, ठीक है सत्ता में आते ही, तो 700 के आसपास जिले हैं देश में, तो आप भाग देंगे तो आपके हिस्से कितने आएंगे जी। लेकिन अगर रविंद्र भाटी ने स्थानीय रखा मुद्दे को कि अगर हम आते हैं चुनाव जीत के तो यहाँ जो कंपनियां हैं आपको यही रोजगार मिलेगा। बाड़मेर की पीड़ा क्या है? पलायन है बाड़मेर की पीड़ा जी। पानी के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन। जी, जी। तो खाने और पीने दोनों के लिए पलायन है। वो बंदा ये कह रहा है भाई घर में ही आई है गंगा तो यही हाथ धो, और ये पहले आ चुकी है आपको हाथ धोने नहीं दिया जा रहा है। ये वो माइंड पे बिठाने में थोड़ा सफल अगर हो पाए तो 4 तारीख का रिजल्ट आपको बताएगा जी। लेकिन चूंकि दो मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियां वहां मैदान में रही हैं, भाजपा और कांग्रेस, और उसके बीच निर्दलीय का चुनाव है, अगर आपने वहां रिपोर्टिंग करी होगी और इतना अगर माइक्रो लेवल पर आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप एक बीड़ी बंडल तक भी आपकी नजर गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस माइक्रो ऑब्जर्वेशन में खास बात निकल कर क्या आई कि रविंदर की पॉपुलैरिटी एक वजह है, और उससे भी बड़ी बात कि रविंदर इतना पॉपुलर हुआ क्यों, वो एक बड़ी बात है कि रविंदर सिंह आज वहां पर इतने पॉपुलर है। सिर्फ बाड़मेर में नहीं, मुझे कई प्रवासियों के फोन है, मैं हैदराबाद बात कर रहा हूँ, मैं कोलकाता बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ साउथ जहां भी बात कर रहा हूँ, लोग एक बात पूछ रहे हैं कि साहब रविंदर सिंह का क्या रहेगा। मतलब लोगों की उत्सुकता जो है वो रविंदर सिंह को लेकर है। इसकी कोई वजह, कोई फाइंडिंग आपकी हुई? एक वजह मैं आपको बताऊं सर कि पिछले 2-3 साल में महिलाओं को लेकर बहुत चर्चा हो रही है देश में। जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी सरकार ले आई, वो एक्ट संसद में आया, जमीन पे फिलहाल नहीं आया जी। लेकिन आप ये देखिए 50% वोटर कौन है महिला, उसकी कौन राय ले रहा है जी। और उसको पिच किया है रविंद्र सिंह भाटी ने कि बाड़मेर में जो महिलाएं हैं वो पानी की कमी से जूझ रही है जी, पेयजल का संकट। तो उसने देखा कि ये जो वोटर हैं इसके लिए कोई नहीं बोल रहा जी। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया, जो भी उनकी टीम है,
उन्होंने पूरा स्टडी किया है उस एरिया को जी। और आप उनके स्पीचेस देखेंगे तो जैसे वहाँ पे पट्टे होते हैं अलग, सोडा पट्टा अलग है, मोमडन का कुछ अलग, अलग अलग जाति वर्ग के हैं, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है जी। तो यह बड़ी पार्टियां नहीं लागू कर पाई जी कि हाँ ठीक है। और बड़ी पार्टियों के लिए 36 कौम एक जुमला हो गया, आपको अगर मैं समझ रहा हूँ तो बड़ी पार्टियों के लिए 36 कौम जुमला हो गया, लेकिन उस 36 कौम ने स्वीकार रविंदर को कर लिया जी जी। और रविंद्र भाटी ने कास्ट बेस जो है उसको समझा है और किस तरीके से गेन किया जाए ये भी उसके अनुसार काम किया है। तो वो चुनाव जीते नहीं जीते ये तो जनादेश बताएगा सर, लेकिन उसने पहली लड़ाई तो जीत ली कि आज देश में कई चर्चा का विषय है। आप ये देखिए कि बाड़मेर में आप बहुत रहे हैं सर, मैंने आपको 2004 में जब आप ईटीवी में रिपोर्टिंग करते थे बाड़मेर जी, तब मैं भी कुछ समय के लिए भास्कर में वहां रहा था, तो मैंने आपको देखा कि निखिल व्यास जी बड़े शानदार पत्रकार हैं, हम सीखते आपको। तो वहाँ महिलाओं का इतना ज्यादा आउटकम नहीं है, मतलब वो जनसभाओं में नहीं आती जी। महिलाएं जो है वो अपनी ओपिनियन आम महिला नहीं देती अगर वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है तो जी। तो वहाँ ये हो रहा है कि 50% वोटर जो है उसको दूसरी पार्टियां बाकी 50% वोटर के माध्यम से टच कर रही थी जी। मतलब पुरुष के माध्यम से ही वो महिला को टच कर रही थी कि यार ये हस्बैंड राजी हो गया जी तो महिला देगी ही वोट जी। लेकिन अब जो है वो न तो, लेकिन हस्बैंड तो जो बेचारा सुबह रैली में आया शाम तक गया, जब तक घर की बैठी महिला ने 50 रील तो रविंदर की देख ली जी जी बिल्कुल। अब वो हस्बैंड अपनी पत्नी को ही कन्विंस नहीं कर पाएगा जी जी बिल्कुल। तो मोहल्ले में आसपास, ढाणी में आसपास किसको करेगा, वहाँ तो वो रील रविंदर की पहुंच गई ना। और हर तरह की रील्स लोगों ने बनाई है वगैरह। तो सोशल मीडिया का, क्योंकि बड़े विचारक कहते हैं कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन सोशल मीडिया आपको चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है, ये पर्याप्त है जी जी। ये पर्याप्त जी जी। तो वो क्या है कि उनके महिलाओं में चर्चा का विषय है वहाँ। अगर जैसे मान लीजिए कि रिश्तेदारियों में ये बात करें जी तो महिलाएं पूछती है रविंद्र सिंह भाटी का क्या है जी। मतलब मेरी मदर से मैं बात करूं या मेरी बहन से मैं बात करूं या किसी परिवार की अन्य महिला से बात करूं तो उन्हें पता नहीं है कि जालोर में लुम्बाराम चौधरी क्या कर रहे हैं जी। वैभव गहलोत एक बड़े नेता हैं, लेकिन परिवार की महिलाओं के लिए वैभव गहलोत की पहचान अशोक गहलोत के पीछे है जी। इवन दुष्यंत सिंह 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान भी वसुंधरा राजे के पीछे है। लेकिन इंडिविजुअल पहचान वाला एक लड़का आया है जी, तो वो जो है वो बना ले गए। और ये संसाधन जैसे अशोक गहलोत ने जो मोबाइल बांटे थे वो उपलब्ध कराए थे, तो उनके लिए ही चली गई थी। और डाटा और फ्री है, डाटा और फ्री है। तो क्या लगता है कि बाड़मेर का एक नटसेल में बात करें तो बाड़मेर का चुनाव, क्योंकि वहां पर रेसलर खली भी आ गए, वहां पीएम मोदी भी आ गए, कंगना रनौत अपने कंगन वहां पर खनका गई, रोड शो कर गई, उधर कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि वहां जो शरद का जो एक फॉर्मूला है जाट मुस्लिम और मेघवाल का, वो अलायंस करने में कामयाब रही है कांग्रेस। रविंदर का अपना रहा है, बीजेपी का अपना एक कोर वोट बैंक है। तो इन सबके बीच में जब आप रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं फील्ड में, तो क्या लगता है ये चुनाव बाड़मेर में किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? देखिए, बाड़मेर में ये चुनाव जो है बीजेपी के हाथ से तो फिलहाल निकला हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी टक्कर में अब नहीं है जी। और बीजेपी का जो वोटर है मूल ओबीसी जी, वो किस दिशा में जाएगा कि वो क्या कांग्रेस की ओर चला जाएगा जी। अगर वो बीजेपी में नहीं गया है, भाजपा का कोर वोट बैंक का, प्रदीप जी यूं जनरल अपन देखें तमाम रिपोर्टिंग में कि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है मूल ओबीसी और सवर्ण, वो कांग्रेस की तरफ तो कम से कम नहीं जाता दिखता जी जी बिल्कुल। और दूसरा 3 विधायक जो है फिलहाल 8 में से 3 विधायक राजपूत हैं जी। और जब ये दबाव बनाया गया राजपूत समाज से कि भाई ये विधायक कम से कम अपने क्षेत्रों में बीजेपी को आगे रखें जी, तो ऐसा खबर भी आई कि विधायकों की ओर से 3 में से एक तो रविंद्र सिंह खुद है, दूसरे छोटू सिंह और तीसरे हमीर सिंह भायल है सिवाना से जी। ठीक है, तो उनकी भी ये पीड़ा है कि राजपूत जो कभी प्रभावी हुआ करते थे, यहाँ एक HMT टीम हुआ करती थी जिसने बीजेपी को जमाया सिवाना में टीकम चंद कांत, हमीर सिंह भायल और मूल सिंह नोड़े जी जी, जिसको भैरव सिंह जी HMT यानी बिल्कुल HMT कहते थे जी, है ना, या हथौड़ा मार टीम, इस तरह का नाम बोल लेते थे जी तो जी। अब वो बड़े थोड़े से चूंकि टीकम चंद कांत नहीं रहे, मूल सिंह भी नहीं रहे,
तो अब हमीर सिंह और वो लोग बचे, तो उन्हें कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में, तो ये अंदरूनी ये चीज आई है कि साहब अगर बीजेपी बायतू में लीड करेगी तो हमारे क्षेत्र में भी लीड करेगी। तो कुल मिला के वो नेता भी जान रहे हैं कि मेरा वोटर तो हमीर सिंह ने तो अपनी बात को बहुत चतुराई से कर दिया। आप बायतूम आगे करिए तो सिवाना भी सोचेगा, और दिखता है बायतूम आगे बीजेपी होगी नहीं। जी बिल्कुल, बीजेपी बायतूम में 2 बार से तीसरे नंबर पे है विधानसभा में चुनाव देखें तो। जी जी, तो वो चीज है कि क्या स्थिति रहेगी ये देखने वाली जी 1923 का परिणाम बिल्कुल तीसरे नंबर पे रहा। हाँ 2023। तो कुल मिला के ये माने कि फिर ये मुकाबला सीधा सीधा, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी का ये रहा है कि उन्होंने 36 कौम में ही दखलंदाजी करी है, हर जगह से उनको वोट मिला है, कास्ट डायनामिक से परे हटकर लोगों ने उनको वोट किया है। तो क्या ऐसे में फिर कांग्रेस और रविंदर सिंह इन दो में सीधा मुकाबला होगा? देखो सर, इसमें एक चीज मैंने और गौर की जी, कि जो कैंपेन था ना, उसमें बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की जो मजबूती है वो उनकी एक कमजोरी भी बन रही थी। जी, जैसे कि कैलाश चौधरी निकलते हैं, एक जगह गए, गडरा रोड गए जी, तो अगर वो गडरा रोड पे मीटिंग कर रहे हैं तो उनके वहाँ पे मंडल अध्यक्ष भी है, ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उनको एंटरटेन करना है, भाषण में उनके नाम लेना है जी, उनसे माला पहननी है। उन लोगों के उन जगहों पे अपने अपने प्रो एंड कॉन्स है जी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी दिन में 40-40 गांव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी का नाम नहीं लेना था। उन्होंने बस एक डायलॉग दिया, लाठारो लाठारो लाठारो। तो एक उनका टाइम बहुत बचा और उन्होंने टच किया हर जगह तक। जी, और जी, बहुत बड़ी बात है जी, है ना। तो ये चीजें बड़ी पार्टियों के साथ ये है कि अब आपके 20 का करता है, 20 में से आपने 19 के नाम ले लिए, एक चूक गए तो आप फिर पिछड़ गए वहाँ जी। और गांव में फिर अंदरूनी वो भी झगड़े कि उनको मंच मिला और मुझे नहीं मिला जी, और ये नहीं आया तो भी वो होता है कि यार फलाना जी आए नहीं थे। तो अभी तक निर्दलीय होने का ये फायदा भी है कि आपके पास एक सिंबोलिज्म टीम नहीं थी जिसका आपको नाम लेना है, जिन्हें एंटरटेन करने में आपको अपना टाइम जाया करना है। जी, लेकिन कुछ चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एक जगह पर अपना टाइम, मैं कहूँगा समय बिल्कुल फोकस किया, वो किया कि रविंदर सिंह भाटी को डिफेम करने का। वो कोशिशें भी हुई चुनावों के दौरान। जी जी, होती है। तो वो अभी भी ये जो चल रहा है, जैसे इंटेलिजेंस इनपुट वाली कई जगह से बात आई है, इंटेलिजेंस इनपुट अगेंस्ट जा सकता है, तो जा भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हो सकता है इंटेलिजेंस का इनपुट सही हो, लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका निखिल जी ये भी है कि देश में अब तीसरे चरण के चुनाव होने हैं जी, और अब जो चुनाव होने हैं उसमें अधिकांश सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय मुकाबले हैं जी। अब बाकी के जो भी चुनाव है, रेस्ट 5 चरण के चुनाव बचे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में आप शिवसेना शिंदे भी है, शिवसेना ठाकरे भी है, शिवसेना के अलावा एनसीपी भी 2-2 है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है जी। तो तीसरा मोर्चा हावी नहीं है या तीसरा निर्दलीय जो भी खड़ा हो रहा है जी, तो रविंद्र सिंह भाटी को भी वेटेज नहीं मिल रहा है, तो आपके जीतने के चांस भी नहीं है। तो ये शायद एक मैसेज देना चाह रही है बीजेपी, कांग्रेस या जो भी है सत्ता कि ये नहीं जीत रहे फिलहाल यहाँ से। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, रिजल्ट क्या बताएगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। इंटेलिजेंस पर बात करें तो अपनी एक बात हो रही थी इस रिकॉर्डिंग से पहले, आपने कहा था कि इंटेलिजेंस एक क्लास, क्योंकि मैं आपसे और अगली सीटों पर भी बात करूंगा, लेकिन आज की पॉडकास्ट मुझे लगता है बाड़मेर पे ही टिक गया है, तो वहीं टिका रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। आप एक बात कर रहे थे कि फील्ड में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट करती है उनका तरीका आज भी वो 70 और 80 के दशक का है, जबकि तरीका बदल जाना चाहिए था इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करने का। निखिल जी देखो, 19 वाले चुनाव और इस चुनाव में 2 वर्ष कोविड को समर्पित रहे हैं जी बिल्कुल, और इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत चेंज हो गई जी। मानव स्वभाव इतनी तेज गति से पिछले सदियों में कभी नहीं बदला जी। तो यह जो है इस चुनाव को प्रभावित करेगा कि इंडिविजुअलिज्म जो है ना जी, व्यक्तिवादिता, वो है। पहले यह था कि सर्वे में समाज के प्रमुख लोगों की राय ले ली, मतलब उस समाज का राय हो गया जी। पहले ये कहा जाता था कि हाथी के पांव में सबका पांव है जी। तो अब वो चीज नहीं रही। अब ये है कि चलो रात को ये हो गया घोषणा के साथ कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है एक वर्ग में जी, लेकिन वो चीज अब मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे या नहीं ये तय नहीं है। पहले था कि ठीक है
मुसलमानों के लिए कहा जाता था अजान के वक्त या मस्जिद से अजान होगी और उसमें जो उस दौरान जो मैसेज होगा उसके बाद वोट करने जी। तो अब सभी लोग जिसमें 50% वोटर महिलाएं हैं उस पर फोकस करना चाहिए अपने को जी। यूथ एंड वीमेंस जो है वो मान नहीं रहे, बगावती मामला है। जैसे रविंद्र सिंह भाजपा के साथ बागी हुए जी टिकट कटने पे, उसी तरह से युवा परिवार में बागी है वोट देने को लेके। वो परिवार में लोगों को अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अपना विचार को अपने माध्यम से अपने तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। लेकिन घर का बेटा जिद्दी हो तो वो माता पिता का वोट भी उधर ही करवा देता जिधर उसकी ऊर्जा है। जी जी बिल्कुल। वो ये कह रहा है कि मेरी बात कर रहा है, रोजगार नहीं है ना साहब जी। लोग अपना पेट काट के जी बच्चों को भेज रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में जी। कि कैसे ही पढ़ लें जी। और वो बच्चे उनको कितने रोजगार मिलेंगे। मसलन आप देखिए कि देश में या राजस्थान में इतने सारे कॉलेजेस हैं, खूब कॉलेज खुल गए, लेकिन ये बीए और एमए करके या कोई भी कोर्स करके क्या इनके लिए भविष्य में रोजगार है पता नहीं है। जी जी जी। तो शायद जब अपने घर के बच्चे की, नौजवान बच्चे की, एक युवा बच्चे की जब बात रोजगार पे आ रही है, मंचों पे खुला कह रहे हैं कि आप अपना बायोडेटा बनाइए, मुझे डालिए, मैं आपके लिए नौकरी के लिए लड़ूंगा, मुझे लगता है हर माँ बाप को एक उम्मीद दिखती है कि मेरे घर में भी एक बेरोजगार पढ़ा लिखा बच्चा है, उसकी रोजगार की बात तो कम कम ये रविंद्र का महिला का वीडियो देखा होगा जो ये कह रही थी कि मैं उस उम्र वाली महिला ने शायद बाड़मेर में कभी पूरी लाइफ में बगावत नहीं की होगी कि मैं वोट देना चाह रही थी और मुझे बाहर निकाल दिया जी। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जी। तो बाड़मेर में क्या किसी महिला द्वारा पूरी पोलिंग पार्टी के खिलाफ बगावत की स्थिति आपने देखी क्या आज तक? जी बिल्कुल नहीं जी। तो वो चीज सरप्राइज है कि ये क्या है जी। तो इसका मतलब ये है कि मतपेटियों में जो बंद है वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और एक नया गणित बाड़मेर गढ़ने जा रहा है। जी जी बिल्कुल गढ़ने जा रहा है। हुआ क्या था कि 2013 में जब बीजेपी ने जी जाट को टिकट देना शुरू किया जी। पहले उस वक्त बीजेपी की पास जो सीटें थी जी उसका अगर देखें तो उस समय भी एमएलए जो है वो 3 राजपूत थे, छोटू सिंह बाटी थे, अमीर सिंह थे और मानवेंद्र सिंह थे जी। इसके बावजूद टिकट कटा जी। तो जसवंत सिंह जसोल बागी हुए थे, जसवंत सिंह टिकट मांग रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि क्योंकि मानवेंद्र सिंह एमएलए हो गए इसमें उनके पिता को नहीं दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी की सभा उस वक्त भी होती है, जसवंत सिंह 80,000 वोट से वो चुनाव हारे थे जहां तक मुझे याद जी जी। अब जो है वो फिर वही स्थिति है कि 3 एमएलए राजपूत हैं जी। और जसवंत सिंह का चुनाव हमने उस वक्त देखा था कि वो कई सभाओं में तो अपना सिंबल भूल जाते थे कि उनका चुनाव चिन्ह टॉर्च है, उन्हें याद नहीं रहता था जी जी। तो और उनका जो मैकेनिज्म था वो थोड़ा कमजोर था। दूसरा, सरकार ने भी बड़ा प्रभावी काम किया था जी। जैसे कि इंटरनेट तो उस जमाना नहीं था, लेकिन लाइट काट दी जाती थी, ऐसा देखा जाता था जी कि जसवंत सिंह बोलने खड़े होते, शाम की सभा है, लाइट कट जाती थी जी। हाँ, भाजपा की एक बड़े कदावर नेता भी पीछे पड़ गए थे, किस तरह से दबाव देना, कैसे झुकाना, रोकना, ये भी तो सब चलता रहा पर्दे के पीछे। पर ये स्ट्रेटेजिकली नहीं कर पाए। मतलब कि आप ड्यूरिंग इलेक्शन अगर बाड़मेर जैसलमेर में इंटरनेट का सर्विस 2G कर देते जी। हाँ, ये देखिए कि ये तरीके होते हैं सत्ताओं के जी, लेकिन वो कर नहीं पाए जी। तो क्या होता। जी जी। तो कुल मिला के बाड़मेर जो नया एक चुनाव देखा है बाड़मेर के लोगों ने, और मैं तो कहूँ इस चुनाव का आनंद सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के रहने वाले बासिंदों ने नहीं, दुनिया जहान में सरहद के इधर सरहद के पार भी इस मुल्क में और बाहरी मुल्कों ने भी इस चुनाव को बहुत देखा है। मैं वहाँ जब चुनाव में था तो कोई बता रहे थे कि पोलैंड से एक महिला पत्रकार सिर्फ इस इलेक्शन को देखने बाड़मेर आई है कि बाड़मेर का ये जो इलेक्शन है कैसे लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बाड़मेर एक अलग तरह का चुनाव इस बार देख पाया है। आप ये देखिए कि 71 का जब चुनाव हुआ था अमृत नाटा के सामने जी, 67 में अमृत नाटा तन सिंह को हराते हैं जी। तन सिंह जो क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक थे, राजपूतों के बड़े नेता थे और सिद्धांत की राजनीति करते थे जी। तो स्थानीय राजपूत उन्हीं से नाराज हो गए। पहली बार यहाँ जैन जीतते हैं चुनाव जी। अमृत नाटा फिल्मों की दुनिया के, उन्होंने ही तो वो मूवी बनाई थी, आपको याद होगा, किस्सा कुर्सी का। और शायद उन्होंने ही कहा था कि मैं ये अंगूर की बेलें ले आऊंगा। हाँ, रेगिस्तान में इजराइल में अंगूर की खेती हो रही है तो यहाँ भी जी। ठीक है, अंगूर की बेलें तो नहीं आई, लेकिन अमृत नाटा लगातार 2 चुनाव जीते जी
पहला चुनाव वो तन सिंह के खिलाफ जीते और दूसरा भैरव सिंह शेखावत को हरा के जीते थे 71 का चुनाव में। जी जी बिल्कुल। ठीक है, फिर उन्होंने वो मूवी बनाई और उसमें आपको पता हो तो कार उस चुनाव लड़ने वाले का, उस फिल्म में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का सिंबल कार होता है जी। और संजय गांधी उस वक्त मारुति बना रहे थे जी। तो ये माना गया कि कांग्रेस के अगेंस्ट थे। उसमें एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे इंदिरा गांधी के योग गुरु ऐसे कुछ हुआ करते थे जी। इस चुनाव में भी धीरेन्द्र शास्त्री आए। अब देखिए कई चीजें मिल रही है जी 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 बाड़मेर में जी। तो यह बड़ी रोचक चीजें रही है इस चुनाव में जी। मुझे लगता है कि हमारे पिक्स के श्रोता ये चूंकि पॉडकास्ट करीबन 25 मिनट से ज्यादा हो गया, श्रोता इसे सुन रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है प्रदीप जी कि हमारे श्रोता बाड़मेर की आपकी आज की इस पॉडकास्ट में जो बातें हो रही हैं वो उसको और आगे जाकर कुछ सुनना चाहेंगे। मैं आगामी कुछ दिनों में आपको एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में निमंत्रित करूंगा, आपको आमंत्रित करूंगा और फिर इस पे और अपन ज्यादा चर्चा इस पे करेंगे प्रदीप जी। और आज जो इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू निखिल, थैंक यू।